नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां गिरिडीह धनबाद मेन रोड के वनवांचल कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवक को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग भी वहां पर स्थानीय लोगों ने की है। आपको बता दें कि सूचना पर एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। और इस वक्त की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ट्रेलर ने 2 युवकों को रौंदा। उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जो धनबाद टुंडी रोड है, उसमें दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। ट्रेलर से मारने की बात आई है। ट्रेलर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एंड उसका डिटेल निकाल करके धनबाद पुलिस को भी अलर्ट हम लोग किए हैं। गाड़ी पकड़ी जाएगी और निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परिजन से आग्रह कर रहे हैं कि जो अग्रतर कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई है या फिर अग्रतर जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, ट्रेलर ने 2 युवकों को रौंद दिया है, पुलिस हालांकि वहां पर पहुंची है, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये घटना हुई? ये घटना एक्चुअली पहले जो गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित वनांचल कॉलेज के पास पहले 2 मोटरसाइकिल आपस में आमने सामने से टकरा गए। टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रेलर के पास चले गए, जिसके बाद ट्रेलर ने दोनों युवकों को कुचल दिया। लेकिन ट्रेलर घटनास्थल पर रुके नहीं और वो भाग गए धनबाद की ओर। वहीं घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और परिजन समेत स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस जाम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन पहुंची और कहीं ना कहीं जो आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया है और उचित मुआवजे के साथ न्याय सुनिश्चित करवाने का भी आश्वासन दिया। बिल्कुल एजाज, और देखना ये भी होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक गिरफ्तारी ट्रेलर ड्राइवर की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। दोपहर के 1 बजे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ये सर्वदलीय बैठक करेंगे। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी पार्टियों के विधायक दल के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा सत्र के सफल बनाने पर यह चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने अभी तक विधायक दल का नेता तय नहीं किया है। 24 फरवरी से 27 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है। कार्यसूची के अनुरूप उसमें विचार विमर्श होगा कि ये कार्यसूची कैसा है, कैसा नहीं है। उसमें कुछ लोग अपने कार्यसूची में कुछ विषय को चर्चा के क्रम में लाने का भी व्यवस्था, अगर लाने के लिए भी विचार करेंगे तो वो भी सम्मिलित किया जा सकता है। जब विधानसभा से उनको थोड़ा भी भय हो गया, हाईकोर्ट जवाब मांगता है तो दौड़ के जवाब देते हैं। विधानसभा में जो सवाल होते हैं उसका उत्तर घुमा फिरा कर देना, उत्तर गलत देना, उत्तर में जो आश्वासन दिया उसका पूरा नहीं होना, ये आम बातें हैं। मैं तो कई बार जो प्रश्न विधानसभा में नहीं आ पाते हैं उनके उत्तर संतोषजनक नहीं है, उन्हें अनागत प्रश्न समिति विधानसभा की उसके पास में भेजता हूँ। मैं स्पीकर साहब को भी पत्र लिखता हूँ। तो वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी पर जेएमएम और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है, हेमंत सरकार से बीजेपी डर गई है। बैठक सबसे बड़ा सवाल कि भाजपा के तरफ से उस बैठक को कौन अटेंड करेगा, कौन शामिल रहेगा, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता है नहीं। बिना कप्तान के टीम, बिना दूल्हे की बाराती, तो समझ से परे है। भाजपा जैसी पार्टी में मुझे लगता है इस तरह की बातें अब अक्सर देखने को मिलती हैं। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है ताकि बजट सत्र का सही तरीके से सदुपयोग हो सके। जो सवाल जनता से जुड़े हैं उसका सरकार की ओर से जवाब दिया जा सके। लेकिन मैं साफ तौर पे देख रहा हूं विपक्ष की रवैया नकारात्मक है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिपक्ष का नेता का चयन नहीं किया गया है। इससे ये साफ प्रतीत होता है
कि वो विधानसभा और विधानसभा के सत्र को लेकर गंभीर नहीं है। विधानसभा सत्र 24 से चलना है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तैयारी है। विपक्ष को जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक और माननीय मंत्री तैयार हैं कि विपक्ष को कैसे जवाब देना है। इस संदर्भ में विधायक दल का बैठक भी 24 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल के नेता माननीय सुरेश पासवान की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें पूरी तरह से विपक्ष को कैसे जवाब देना है, महागठबंधन के साथ मिलकर कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है, उस पर विचार विमर्श होगा। तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जवाब दिया। दरअसल उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में ये कहा कि अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है और 24 फरवरी से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। तो सीपी सिंह ने जेएमएम और कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र जब शुरू होगा झारखंड में, उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उस बैठक में सभी पार्टियों के विधायक दल के नेता शामिल होंगे, लेकिन बात जब बीजेपी की आती है तो अभी तक बीजेपी विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया, तो इसमें शामिल होगा तो कौन, प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल होंगे। हमारे साथ तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए यहाँ पर 7वीं बार बीजेपी से विधायक चुने गए सीपी सिंह जी हैं। स्पीकर का न्योता तो आपके पास भी आया होगा, जो सभी को आता है। जी आया तो है। तो इसमें बीजेपी की ओर से शामिल कौन होगा, जो कि नेता प्रतिपक्ष तो डिक्लेयर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास यदि स्पीकर महोदय का पत्र गया होगा तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि अपना प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजती है, क्योंकि यह बैठक एक परंपरा के तहत चलती है। हर सत्र के पहले स्पीकर महोदय एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उस सर्वदलीय बैठक में हर दल से ऑथराइज लोग जाते हैं, या तो नेता प्रतिपक्ष हो, सरकार के मुखिया जाता है, फिर संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, अन्य दलों के जो नेता होते हैं वो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी वही व्यक्ति वहाँ, वही विधायक वहाँ भाग लेगा। शुरुआत में बात आई थी कि 20 तारीख के बाद 24 से पहले कभी भी तय हो जाएगा। अब आज शुक्रवार हो गया, सोमवार से सत्र है, इतनी देरी क्यों? आज तो 21 तारीख ही है ना, अभी भी 24 में 3 दिन बाकी है। तो 3 दिन सब्र रखिए। 3 दिन में आपको आपके सामने विपक्ष का नेता होगा। 24 के पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लेगा। क्या सीपी सिंह भी? नहीं, मैं अपने बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ भाई। भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाएगी वही नेता प्रतिपक्ष होगा। सीपी सिंह जी साफ बता रहे हैं कि स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में पार्टी जिसे नामित करेगी वही जाएगा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष का चयन जरूर हो जाना चाहिए और जिसे भी पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी सदन में वही नजर आएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस पूरी सियासत पर अब न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए 24 से 27 के बीच में बजट सत्र होना है और इससे पहले विपक्ष का नेता चुनना तय होना चाहिए, लेकिन क्या मामला फंस रहा है? आखिर क्यों अभी तक बीजेपी ने विपक्ष का नेता तय नहीं किया है इतने समय होने के बाद भी? क्योंकि आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान भी पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है और निश्चित तौर पर इसमें आप देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में है जेपी नड्डा, उनका भी कार्यकाल पूरा हुआ। इसके साथ भी कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने हैं और जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, और निश्चित तौर पर इसमें सभी नेताओं की भागीदारी रही है। सभी अपने जिला मंडल में 27 मंडल हैं यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश में, 24 जिला में 27 मंडल बनाया गया है, वहाँ पर चलाया गया। और उसी के बीच में जितने भी लोगों से राय ली गई है, जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल से, उसके बीच से ही अब सवाल यहाँ उत्पन्न हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो एक कयास लगाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, लेकिन चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर अभी हैं, तो ऐसे में यह हो रहा है कि
ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए। नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ा सदन का कार्रवाई का संचालन, सबसे बड़ा सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, और दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष सदन का अपोजिशन का लीडर होता है जी। अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का इसलिए हो रहा है कि यहाँ आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल से रिजाइन देकर के, इस्तीफा देकर के उन्हें सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं जी। अब सवाल उत्पन्न यह हो रहा है कि क्या उनकी भागीदारी राष्ट्रीय संगठन में होगी या फिर प्रदेश के स्तर पर होगी। इसको लेकर के एक सवाल उत्पन्न इसलिए भी हो रहा है कि कहीं न कहीं देखें कि आप जो अभी चुनाव हुए हैं 2019 में, 2025 निरंजन, देखिए आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है, ऐसे में इस बार का एजेंडा क्या क्या रहने वाला है बीजेपी का? सबसे बड़ा एजेंडा यहाँ पर रहेगा मैया सम्मान योजना को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के, और जेपीएससी जेएससी का जो कैलेंडर है, अध्यक्ष है, इन सब बातों को लेकर के रहेगा। चूंकि आपने देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन होगा और क्वेश्चन लीक भी हो गया है कल, मैंने पूरी तरह से दिखाया भी है। इस सारे मुद्दे को लेकर के सदन पटल पर रखा जाएगा और जोरदार तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की जो बैठक हो रही है 23 तारीख को हो रही है, 23 तारीख को 4 बजे से बैठक होगी और 3-4 घंटे। ठीक है निरंजन, आप इन तमाम मुद्दों पर नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब अवमानना याचिका दायर की गई। बाबूलाल मरांडी ने नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका और नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने की मांग की है। डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई करने की मांग की है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव अलका तिवारी को बनाया गया है प्रतिवादी। तो गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डालेल को बनाया गया है प्रतिवादी, और डीजीपी अनुराग गुप्ता, पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया। नॉमिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रत्नकर भंगेरा को भी प्रतिवादी बनाया गया है। और अब आपको सीधे गुमला लेकर चलते हैं, जहां डुमरी प्रखंड ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची और जहां उन्होंने प्रोजेक्ट किशोरी के अंतर्गत संचालित सैनिटरी पैड निर्माण सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से संचालित किसान उत्पादक संगठन मॉडल की जानकारी भी ली। मंत्री ने विशेष रूप से डुमरी प्रखंड में एफपीओ की महिलाओं के द्वारा संचालित सैनिटरी पैड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस परियोजना की सराहना की और प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की संभावना की है और तलाश करने की उन्होंने बात भी कही। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और ग्रामीण लड़के लड़कियाँ यहाँ बैठे हैं और इस अच्छे माहौल में, जो एक पढ़ाई के लिए शांत माहौल चाहिए, उसमें यहाँ अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। जो नेसेसरी उनको किताब है, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि हमें किताब भी उपलब्ध है और डिजिटल ऑप्शन भी है। तो मुझे लगता है कि जो यह अंतिम छोर है झारखंड का, वहाँ इस तरह का यह पहल सराहनीय। और इसी बीच आपको जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धतकी डी में दिन दहाड़े युवक को गोली मारी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपी को इसको लेकर के गिरफ्तार भी कर लिया है। वर्चस्व को लेकर गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के धतकी डी की ये पूरी घटना है। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में अब मौसम का मिजाज बदल जाएगा। राज्य समेत कई जिलों में बारिश हुई। 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जता दिया गया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 फरवरी तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि को लेकर के किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है।
तो 2 से 3 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य समेत कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जता दिया है और इसके साथ ही अब झारखंड वासियों को ठंड का महसूस, एक बार ठंड फिर से महसूस होने लगेगा क्योंकि तापमान में भी गिरावट आई है। और मौसम विभाग ने आगे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 23 फरवरी तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और खासकर किसानों को लेकर के एडवाइजरी भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो झारखंड में मौसम ने एक बार फिर राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और गुरुवार सुबह की बात करें तो जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस तरह का मौसम जो बदला हुआ मिजाज है ये 23 फरवरी तक कायम रहेगा। मतलब 23 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हम आपको दिखलाते हैं कि देखिए खासकर जो सब्जी की फसल है और आपको जो हम बता दें कि जो आम के पेड़ में जो मंजर लगे हैं, ओलावृष्टि से मंजर को खासा नुकसान पहुंचा है। जो कई मंजर ओलावृष्टि की वजह से जो कह सकते कई पेड़ों के मंजर गिर चुके हैं। तो खासकर जो आम की खेती करने वाले किसान हैं उन्हें भी खासा नुकसान पहुँचा है। खेतों में जो सब्जी की फसल लगी है उसमें गोभी कहें, बंधा गोभी कहें, दूसरी सब्जी जो तैयार फसल है की उसे भी नुकसान पहुंचा है। तो किसानों के लिए एडवाइजरी जारी है और ऐसे में 23 फरवरी तक बदले हुए मौसम का मिजाज का सामना किसानों को करना पड़ेगा। हमारे साथ एक किसान, हम उनसे जानने कि ये जो आम के पेड़ का जो मंजर है जी सर, तो नुकसान पहुंचा? हाँ नुकसान तो पहुंचा, बहुत सा मंजर में झड़ गया है हमें। अब तो जैसे क्या अब इसमें होगा, कुछ तो फल लगेगा, ऐसा नहीं। जैसे ओलावृष्टि ज्यादा होने से नुकसान ज्यादा हो गया। तो 23 फरवरी तक ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही रहेगा। तो कुछ बचाने के लिए कुछ उपाय तो? कोई उपाय तो नहीं है सर, नहीं है। पेड़ों को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर सब्जी की तैयार फसल है तो आप प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, जो कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि पारा भी 2 से 3 डिग्री जो न्यूनतम पारा है वो नीचे गिरा है और ऐसे में 23 फरवरी तक मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जो है वो कायम रहेगा। किसानों को भी अपनी फसल बचानी होगी। साथ ही मौसम में जो उतार चढ़ाव है इससे क्या हो रहा है कि तबीयत भी खराब हो रहा है और ऐसे में जो कह सकते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम कर लें, इसके मरीज भी सदर अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर मौसम का बदला हुआ मिजाज लोगों पर भारी पड़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात गुमला की करते हैं, जहां गुमला में भी अब बदलते मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में झमाझम बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं और जिले में कश्मीर जैसी सड़कों पर बर्फ बिछ गई है। लोगों ने मौसम सुहाना देख करके उसका लुत्फ भी उठाया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की आशंका भी जताई है। तो झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। रामगढ़ सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और पूरी घाटी क्षेत्र घने कोहरे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। आज पूरे इलाके में, पूरे रामगढ़ जिले में कुहासे का असर देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। खास करके कुहासे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। अब देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं लाइट जलाकर चलने को मजबूर हो रही हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रामगढ़ रांची NH33, रामगढ़ बोकारो NH23 और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर गाड़ियों के आवाजाही पर इसका असर देखा जा रहा है। घना कुहासा है, कुहासे के कारण ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। बताया गया कि अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह का कुहासा पूरे ज़िले में देखने को मिलेगा। कुहासे के कारण इसका असर देख सकते हैं कि किस तरह से जनजीवन पर पड़ा है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉकर भी जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में आज यहाँ पर निकले हैं। बताना चाहेंगे कि देर रात्रि को पूरे रामगढ़ जिले में झमाझम बारिश हुई थी, उसी का असर कहीं न कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। कुहासा का असर सब्जी की फसल पर भी पड़ सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कुहासा से ठंड बढ़ गई है। अच्छा, आज का फसल पर भी असर पड़ेगा? ये ठंडा तो रहेगा,
तीन बहुत दिनों बाद देखने को ऐसा मिल रहा है। किस तरह से कुहासे ने पूरे जनजीवन को यहाँ प्रभावित किया है, गाड़ियों की रफ्तार पर असर देखा जा रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में जो गाड़ी के ड्राइवर है काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं गाड़ियों के परिचालन में, और इसका असर आप देख सकते हैं कि किस तरह से NH33, NH23 और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह का कुहासा अगले 1-2 दिनों तक छाया रह सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।